हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक विविध का बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर लेकर आया हूं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आने वाली 10 जनवरी से एमपीपीएससी 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। तो मैं जो ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लूसेंट की बुक से, इसमें सारी विभिन्न कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस में आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के वेरियस वीडियोस डालकर रखा है, जो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के कार्यान्वयन के बारे में। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के कार्यान्वयन का सही कालानुक्रम 1974 से प्रारंभ हुआ था, जिसमें 1975 में अमेरिकी उपग्रह ATS-6 की सहायता से संचालित हुआ था। यानी कि भारत में उपग्रह संचार की शुरुआत 1975 के आसपास हुई थी। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, जिसे हम स्टेप प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, का कार्यान्वयन इसरो के द्वारा किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका है। इसरो जो है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत में बनाए गए विभिन्न सैटेलाइट को लॉन्च करती है और विभिन्न सैटेलाइट का निर्माण करती है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसरो तथा डाकतार विभाग ने फ्रांस, जर्मनी के सैम्फोनिया उपग्रह के सहयोग से 1977 से 1979 के तक कार्य किया। इसके अलावा एक भारत में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका नाम था एप्पल, जिसका पूरा नाम एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट था। ये भारत का पहला भूस्थायी उपग्रह था, जिसे 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। इस डेट को आपको मार्क कर लेना है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि एप्पल उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। तो एप्पल उपग्रह को 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था। एप्पल उपग्रह को 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला भूस्थायी उपग्रह था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको भूस्थायी उपग्रह के बारे में पढ़ा दिया है। भूस्थायी उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और जिनका परिभ्रमण काल 24 आवर होता है। यानी कि 24 आवर में वो पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा कर लेते हैं और ये पृथ्वी के विभिन्न भागों पर संचार व्यवस्था को 24 घंटे बनाए रखने में मदद करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे विविध के टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट फैक्ट स्टेम सेल रिसर्च के बारे में। सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि स्टेम सेल होती क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल क्या होती है। सेल का अर्थ ही होता है कोशिका। मैंने आपको पढ़ाया है बायोलॉजी में कि कोशिका जो होती है मनुष्य के शरीर की कार्यात्मक इकाई होती है, जिसमें 70 से 80% जल होता है। इसी में क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रिका होती है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और आरएनए और डीएनए होता है, जो कि कोशिका की जान होता है। तो मैंने आपको बताया है कि कोशिका। तो अब बात करेंगे स्टेम सेल। स्टेम का मतलब होता है तना। तो जब आप किसी गुलाब के पेड़ को अपने घर में लगाते हैं तो एक किसी के घर का तना काट के ला लेते हैं और अपने घर पे लगा देते हैं और उसके ऊपर गोबर लगा देते हैं, तो वो पौधा उगने लगता है। यानी कि एक पेड़ की डाल से हम क्या करते हैं, दूसरा पेड़ बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्टेम सेल रिसर्च क्या है वो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं। दोस्तों, क्या होता है कि स्टेम सेल रिसर्च एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण भ्रूण के निर्माण की वृहद क्षमता होती है। यानी कि अगर हम किसी जीवित प्राणी की एक कोशिका को निकाल ले और उसकी स्टेम सेल पे रिसर्च करके उसी के जैसे दूसरा प्राणी बना सकते हैं, जिसे हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो उसी के ऊपर है ये स्टेम सेल रिसर्च या स्टेम सेलों का अनुसंधान। इसके द्वारा विभिन्न रोगों में निजात की सहायता मिलती है। स्टेम कोशिका संबंधी अनुसंधान में मधुमेह, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, पक्षाघात, हृदय रोग आदि से पीड़ित लोगों के लिए आशा की नई किरण दिखाई देने लगी। यानी कि जो लोग स्वस्थ होते हैं उनकी स्टेम सेल को निकाल के उस पर रिसर्च करते हैं, और जो लोग पीड़ित है रोग उनकी स्टेम सेल को निकाल के उस पर रिसर्च करते हैं, और दोनों सेल में रिसर्च करके ये पता लगाते हैं कि पीड़ित व्यक्ति की सेल में किस पदार्थ की कमी है, और उसके आधार पर उस रोग से प्रिवेंटेशन के लिए उसकी वैक्सीन तैयार की जाती है। जैसे वर्तमान समय में कोरोना की वैक्सीन तैयार की गई है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और
बूस्टर डोज। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है स्टेम सेल अनुसंधान। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पर मैंने आपको कंप्यूटर भी पढ़ाया है और कंप्यूटर में मैंने आपको बताया है कि विश्व का 70 से 80% जो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क जो है इंटरनेट नेटवर्क, वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल के कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। समुद्र के अंदर जमीन के नीचे बिछाई हुई लाखों करोड़ों फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है, जो क्या करती है, पूरे विश्व में बहुत ही तेजी से प्रकाश के वेग से डेटा को ट्रांसमिट करती है। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल का कॉन्सेप्ट होता है। और मैं आपको बता दूं कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होती है वो फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें फाइबर के रेशों से ये केबल बनाई जाती है। ये केबल बहुत ही महंगी होती है। इसके अलावा ये केबल जो है सिग्नलों को बिना क्षय किए हुए बहुत ही तीव्रता से बहुत लंबी दूरी तक एक सिग्नल को दूसरे स्थान तक पहुंचा सकती है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होता है वो क्वार्टर्ज कांच के पतले पतले रेशों से मिलकर बना होता है और इसमें प्रत्येक रेशे की मोटाई लगभग 10⁻⁻⁴। इसका मतलब यह है दोस्तों 1/10,000 यानी कि 1 सेंटीमीटर का 10,000वां भाग इतने पतले रेशे होते हैं फाइबर के, फाइबर ऑप्टिक्स केबल में। उन केबलों से मिलकर फाइबर ऑप्टिक्स केबल यानी प्रकाशीय तंतु का निर्माण किया जाता है, जो पूरे विश्व के इंटरनेट नेटवर्क को संभालता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अगर हम रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम सेट करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में बर्फ बना रहे हैं या फिर आइसक्रीम को जमा रहे हैं। और जैसे ही हम आइसक्रीम को निकालते हैं तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो पिघलने लगती है और हम उसे खा लेते हैं पिघलने से पहले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो अमेरिका के एफ लेवी को रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन 12 एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ की उम्र का पता लगा सकते हैं। आप लोगों ने मम्मी के बारे में पढ़ा होगा। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्र एक ऐसा देश है जहां पर राजा महाराजाओं को दफनाने की एक अलग ही प्रक्रिया थी। वहां पर राजा महाराजाओं के शरीर के ऊपर विशेष पदार्थ के लेपों को लगाया जाता था। उसके बाद उनके शरीर पर सफेद पट्टी बांधकर उनको एक ताबूत के अंदर दफना दिया जाता था, जिससे उनका शरीर लाखों सालों तक खराब नहीं होता था। वहां के लोगों का मानना यह है कि हमारे पूर्वजों का शरीर सुरक्षित है तो उनकी आत्मा कभी भी रिटर्न आके उसमें आ सकती है, इसलिए उनको जिंदा रखा जाता है, तो इसे कहते हैं मम्मी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के एफ लेवी को रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय है। उन्होंने सर्वप्रथम 1949 में यानी हमारे देश के आजाद होने के 2 साल बाद में क्या किया था, कार्बन पद्धति पर आधारित कार्बन 12 डेट टेक्निक का आविष्कार किया था, जिसके आधार पर हम किसी भी प्राचीनतम पदार्थ की उम्र का पता लगा सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के धार में डायनासोर का एक जीवाश्म उद्यान है, जहां पे पुरानी रखी हुई वस्तुओं की उम्र का पता लगाया जाता है। तो ये सब जो है कार्बन 12 और कार्बन 14 की विघटन प्रक्रिया से संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे व्यक्तियों की जेनेटिक स्तर पर पहचान में इस्तेमाल तकनीक को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग व डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उसे डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी, रॉ और बहुत सारे जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है किसी क्राइम को करने वाले क्रिमिनल की पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या किया जाता है कि मृत शरीरों की पहचान की जाती है और जो हत्यारा होता है, अगर वो हत्या करते करते अगर मान लो उसका एक बाल भी झड़ गया या उसका एक नाखून भी टूट गया और वो अगर सीआईडी वालों के हाथ लग गया, तो वो उससे उसके डीएनए का पता लगा करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोषी व्यक्ति कौन है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो है अगर किसी बच्चे के वास्तविक पिता का पता लगाना है तो बच्चे के ब्लड को निकाल के ब्लड सैंपल से आप पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों डीएनए प्रोफाइलिंग मुख्य रूप से जैविकीय नमूनों की जरूरत पड़ती है। तो जैविकीय नमूनों में खून के धब्बे, जड़ सहित बाल का टुकड़ा, वीर्य,
त्वचा, कोशिकाएं और मुंह पर रखा कपड़ा, यानी कि अगर वो अपना रुमाल गिर गया उसका लार, अस्थि मज्जा या किसी ऊतक की कोशिकाएं शामिल की जा सकती है। अगर उसकी एक लार की बूंद भी टपक गई तो वो पकड़ा सकता है। इसके अलावा ज्ञातव्य कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास पहली बार 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक यालेक जेफरी ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे फैक्ट है, इसके बाद में हम बताएंगे रडार के बारे में। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो पनडुब्बियां होती है जो समुद्र के अंदर होती है और जिसकी मुंडी सिर्फ बाहर होती है, जिससे वो सामने आने वाले जहाजों को देखती है, उसमें रडार प्रणाली का यूज किया जाता है। इसके अलावा वायुयानों में भी रडार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या करती है, रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति का ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा यह भी पता लगाया जाता है कि वायुयान की गति व दिशा क्या है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में बहुत सारे ऐसे रॉकेट लॉन्चर बनाए जा चुके हैं जो दुश्मन के वायुयान को पलक झपकते ही जमीन में धराशायी कर सकते हैं। तो इनमें रडार प्रणालियों का यूज किया जाता है। आप लोग जो है पुरानी मूवी जलवा में देख सकते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में विश्व का प्रथम ताप ऊष्मीय विलवणीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कवारती में स्थापित किया गया है। यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल का उत्पादन करेगा। सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि विलवणीकरण क्या होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि समंदर का पानी जो होता है बहुत ही खारा होता है, जिसे हम पी नहीं सकते। लेकिन विश्व में ऐसे ऐसे संयंत्र बन चुके हैं जो समंदर जैसे खारे पानी को या किसी नदी के खारे पानी को, उसमें जितने भी लवण हैं, लवणीय पदार्थ है, अशुद्धियां हैं, उन्हें अलग करके प्यूरिफाई करने का जो काम है वो जो है ये संयंत्र करते हैं। तो विश्व का प्रथम ताप ऊष्मीय विलवणीकरण संयंत्र जो है वो भारत में लक्षद्वीप की राजधानी कवारती में संस्थापित किया गया है। यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल का उत्पादन करेगा। इसके अलावा कैसिनी नासा द्वारा शनि एवं उसके उपग्रह के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। तो ये रोबोटिक यान है जो जिसका नाम है कैसेनी, यानी कि इसमें कोई मानव नहीं गया है, रोबोट चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। यह संलयन ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिण फ्रांस कद्रास नगर में है। तो दोस्तों ये एक प्रकार की न्यूक्लियर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है जो क्या करता है, ये जो है न्यूक्लियर रिसर्च करता है, यानी कि नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा बनती है उसका सदुपयोग करने के लिए इस परियोजना को चालू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान संस्थान यानी कि NCAOR। ये गोवा में हिमालय से काफी ऊंचाई पर एक अनुसंधान केंद्र है एवं क्रायोस्फीयर रिजर्व द्वारा स्थापित किया गया है। इसे हिमांश कहा गया है क्योंकि ये क्या है, हिमालय से सबसे निचले वाले भाग में है, इसीलिए इसे हिमांश कहा गया है। यह 13,500 फीट से ऊपर स्थिति हिमाचल प्रदेश में एक सुदूर स्थान पर स्थित है। इसके बाद में बात करेंगे भारत के गुजरात में स्थित चरका सौर पार्क अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से यहां पर क्या किया जाएगा, सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सौर तालाब परियोजना भुज गुजरात में स्थापित किया गया है। इसके बाद में हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान की स्थापना की गई है। ये राजस्थान के जोधपुर जिले से एक सौर ताप ऊर्जा की स्थापना की गई है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा जो है भारत का एक राज्य है जहां पर लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है। वहां की ग्वाल पहाड़ी में भारत और फ्रांस के सहयोग से एक सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है जिसका नाम है सौर ताप ऊर्जा केंद्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की ओर कदम बढ़ाते हुए दीव और मार्च 2018 में के प्रारंभ में सौर ऊर्जा से 100% चलने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। और इसके अलावा गौरतलब है कि दीव का क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। दीव जो है दोस्तों ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल मात्र लगभग 40 वर्ग किलोमीटर है। जमीन की कमी के बावजूद लगभग 50 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर
सौर प्लांट लगाया गया है जहां पर बिजली बनाने के लिए कोई बांध का निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वहां पर सौर ऊर्जा से पूरी पावर सप्लाई की जाती है। दीव जो है काफी डेवलप्ड एरिया है, कभी घूमने जाओ, हनीमून मनाने जाओ या फिर वेकेशन मनाने जाओ। तो इस तरह से दोस्तों मेरा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको भारत के जो अदर फैक्ट हैं वो आपको पढ़ाऊंगा, जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से मेरा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। प्रीवियस मेरे वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आए हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूं और लेकर आऊंगा मैं आपके लिए ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।